हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जेएमएस कोचिंग बाय सियाराम सर में। कैसे हैं आप? हमें उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे एवं ज़बरदस्त होंगे। चलिए, आज मैं लेक्चर 4 देखने जा रहा हूं। देखिए, तो इससे पहले मैं लेक्चर 1 में फिजिक्स का बहुत कुछ बताया हूं, फिर लेक्चर 2, लेक्चर 3 और लेक्चर 4 आज बताने जा रहा हूं। तो ध्यानपूर्वक आप देखिएगा इसको। देखिए, सबसे पहले इसमें है क्या? आवर्धन। आवर्धन किसे कहते हैं? तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई। देखिए, प्रतिबिंब जो बनता है उसकी ऊंचाई और बिंब मतलब हुआ वस्तु की ऊंचाई। बिंब के जगह वस्तु की ऊंचाई भी हो सकता है। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई के अनुपात को हम आवर्धन कहते हैं। अर्थात आवर्धन बराबर होता है, आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बाय बिंब की ऊंचाई, बिंब की ऊंचाई। तो इसे ही आवर्धन कहा जाता है। और सूत्र आगे बताया हूं मैं। तो देखिए, आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। अब देखिए, इसके बारे में हम कुछ महत्वपूर्ण बातें जानते हैं। तो क्या है? सबसे पहले देखिए, यदि आवर्धन धनात्मक हो यानी प्लस हो आवर्धन, तो प्रतिबिंब काल्पनिक और सीधा बनेगा। यदि आवर्धन धनात्मक यानी प्लस में हो तो वह क्या होगा? प्रतिबिंब काल्पनिक होगा और सीधा बनेगा। उसके बाद देखिए, यदि आवर्धन ऋणात्मक हो तो प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनेगा। जब माइनस में हो मान आवर्धन का, तो इस स्थिति में आप समझ जाइएगा कि प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनेगा। काल्पनिक बनेगा तो सीधा, वास्तविक बनेगा तो उल्टा बनेगा। अब देखिए, यदि आवर्धन का मान 1 से अधिक हो यानी आवर्धन m का मान m ग्रेटर देन 1 यानी 1 से बड़ा हो, तो यदि 1 से बड़ा हो तो प्रतिबिंब का आकार यानी वस्तु के आकार से बड़ा होगा। अगर आप वस्तु रखिएगा जैसे इतना बड़ा, तो प्रतिबिंब उससे बड़ा बनेगा। कब? जब 1 का यानी आवर्धन का मान 1 से अधिक हो तब। उसके बाद देखिए, यदि आवर्धन का मान 1 से कम हो यानी m लेस देन 1, यदि 1 से m का वैल्यू कम हो तो इस स्थिति में प्रतिबिंब का आकार छोटा होगा, यानी प्रतिबिंब का जो आकार होगा वह छोटा होगा। यदि आवर्धन का मान 1 के बराबर हो, मतलब m बराबर अगर 1 होगा, तो इस स्थिति में जितना बड़ा वस्तु रहेगा उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। तो समझ लिए, सबसे पहले क्या धनात्मक हो तो प्रतिबिंब काल्पनिक सीधा होगा, यदि ऋणात्मक हो तो प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होगा, और आवर्धन का मान 1 से अधिक हो तो प्रतिबिंब आकार यानी प्रतिबिंब का जो आकार है ना वस्तु के आकार से बड़ा होगा, और यदि आवर्धन का मान 1 से कम हो तो प्रतिबिंब का आकार जो है वस्तु के आकार से छोटा होगा, और आवर्धन का मान 1 के बराबर हो तो प्रतिबिंब मतलब जितना बड़ा वस्तु रहेगा उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। अब देखिए, यहाँ आवर्धन का ऐसा मात्रक नहीं होता है, यह समान राशियों यानी राशियों का अनुपात है। इसीलिए देखिए, इसका ऐसा मात्रक नहीं होता है। आवर्धन का आपको अगर पूछे ऑब्जेक्टिव में, और पूछा भी जा चुका है, तो देखिएगा कि ऑब्जेक्टिव में आता है आवर्धन का ऐसा मात्रक होता है, कुछ दिया रहेगा जैसे रहेगा मात्रक विहीन होता है, तो उसी में अर्थात इसका मात्रक नहीं होता है। अब देखिए, अगर आवर्धन, यहाँ तो हम पढ़ लिए कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं, लेकिन देखिए, जब आपको प्रतिबिंब और बिंब नहीं, इस स्थिति में आपको वस्तु की दूरी दी हो और प्रतिबिंब की दूरी हो, तब कैसे हम आवर्धन निकालेंगे? तो देखिए, बिंब की दूरी, बिंब मतलब वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी जिसे हम u से डिनोट करते हैं, एवं प्रतिबिंब की दूरी जिसे हम v से डिनोट करते हैं, के पदों में हम आवर्धन को इस प्रकार अब परिभाषित करेंगे। जब हमें बिंब की दूरी दिया हुआ हो अर्थात वस्तु की दूरी, और प्रतिबिंब की दूरी भी दिया हो,
तो इस प्रकार आवर्धन नहीं है। ऐसे तब हम इसको डिफिनीशन देंगे। देखिए, प्रतिबिंब की दूरी एवं बिंब की दूरी के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। अर्थात तब क्या होगा, प्रतिबिंब की दूरी अर्थात v और वस्तु बिंब की दूरी u, इन दोनों के अनुपात को हम आवर्धन कहेंगे। जैसे देखिए, आवर्धन बराबर देखिए ये है, तो आपको बताया था मैं पिछले भी, तो देखिए पीछे, तो देखिए क्या है, आवर्धन बराबर ये हुआ m बराबर, इसे m से डिनोट किया जाता है स्मॉल m से। तो देखिए h2, ये हुआ h2 का मतलब हुआ प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई की ऊंचाई, और ये नीचे में जो हुआ h1 वो हुआ बिंब की ऊंचाई, बिंब का मतलब हुआ वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई। अब देखिए, तो यहाँ तो इस अब लेकिन देखिए यहाँ पर हम पढ़े हैं कि प्रतिबिंब की दूरी और बिंब की दूरी के अनुपात को हम आवर्धन कहते हैं। तो देखिए ये v हुआ प्रतिबिंब की दूरी और बिंब की दूरी हुआ u, तो हम इस -v/u होगा। ये भी सूत्र पूछे जाते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा इसको। उसके बाद देखिए हम पढ़ते हैं दर्पण सूत्र क्या होता है। तो क्या होता है, वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी तथा फोकस दूरी के बीच संबंध जो दर्शाता है, वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी के बीच में जो सूत्र संबंध दर्शाता है उसे हम दर्पण सूत्र कहते हैं। दर्पण सूत्र बराबर होता है, देखिए जैसे 1/v + 1/u बराबर होता है 1/f। जहां देखिए क्या होता है, ये v जो हुआ, यह v होता है प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, और ये जो u हुआ, यह हुआ वस्तु, वस्तु या बिंब की दूरी, बिंब की दूरी, और f समझते हैं ना फोकस दूरी, फोकस दूरी। तो दर्पण सूत्र क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, बिंब की दूरी और फोकस दूरी के बीच जो संबंध दर्शाता है उसे हम दर्पण सूत्र कहते हैं। 1/v + 1/u बराबर 1/f होता है, जहां v होता है प्रतिबिंब की दूरी, u होता है वस्तु की दूरी या बिंब की दूरी कहिए, और f होता है फोकस दूरी। अब देखिए चिन्ह परिपाटी क्या होता है। तो गोलीय दर्पण में क्या होता है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब कभी दर्पण के सामने तो कभी दर्पण के पीछे बनता है। गोलीय दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कभी दर्पण के सामने बनता है तो कभी दर्पण के पीछे बनता है। इन दो स्थितियों के अंतर स्पष्ट करने वाली परिपाटी को हम चिन्ह परिपाटी कहते हैं। तो देखिए चिन्ह परिपाटी में सबसे पहले क्या होता है, देखिए जैसे हुआ ना ये चिन्ह परिपाटी, तो होता क्या है, मतलब जैसे दाईं तरफ और बाईं तरफ, तो दाईं तरफ जो दूरियां मापी जाती हैं वह धनात्मक होती हैं और बाईं तरफ जो दूरियां मापी जाती हैं वह ऋणात्मक होती है। तो जैसे हम देखें जानेंगे एक चिन्ह परिपाटी से, सिर्फ इसमें चिन्ह परिपाटी बताया जाएगा, एक वीडियो रहेगा आप उसमें देख लीजिएगा। तो देखिए इसमें हुआ क्या, तो हम जाने कि दाएं बाएं तरफ, तो यह देखिए अगर इधर जैसे हुआ धनात्मक तो यहाँ हो गया ऋणात्मक। अब क्या होता है, किसी दूरी, देखिए दूरी जो है ना वह हमेशा मूल बिंदु से मापा जाता है, मूल बिंदु से। जैसे और मूल बिंदु किसे माना जाता है, तो दर्पण में यहाँ जो ध्रुव होता है उसी को मूल बिंदु माना जाता है। यहाँ पर देखिए ये ध्रुव हुआ तो इसे हम मूल बिंदु मानेंगे। तो अब क्या होता है इसमें सो समझिए, वस्तु की दूरी अवतल एवं उत्तल दोनों दर्पण में ऋणात्मक होता है। क्यों, तो वस्तु दोनों दर्पण में बाईं तरफ रखेगा, इसीलिए बाईं तरफ रखाएगा, इसीलिए इस दोनों दर्पण में ऋणात्मक होता है। अब उसके बाद देखिए अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, क्योंकि अवतल दर्पण की फोकस दूरी इस तरफ होता है ना, बाईं तरफ जो भी होगा वह ऋणात्मक होगा और दाईं तरफ जो भी होगा वह धनात्मक होगा। तो यह बाईं तरफ होता है इसलिए ऋणात्मक होता है। और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक क्यों, क्योंकि यह दाईं तरफ होता है इसीलिए यह धनात्मक होता है।
अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक। देखिए जब फोकस दूरी ऋणात्मक तो वक्रता त्रिज्या भी ऋणात्मक, तो इसकी फोकस दूरी ऋणात्मक है, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या भी ऋणात्मक होगी। देखिए जैसे उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक है तो उसके वक्रता त्रिज्या भी धनात्मक होगी। अब देखिए उत्तल दर्पण में भी का चिन्ह हमेशा धनात्मक होता है। भी का मतलब हुआ प्रतिबिंब की जो दूरी होती है वह हुआ भी। तो जो उत्तल दर्पण में होता है क्या, वह हमेशा क्या होता है, धनात्मक होता है। अब देखिए अवतल दर्पण में भी का चिन्ह कभी धनात्मक तो कभी ऋणात्मक। क्यों होता है कभी धनात्मक और कभी ऋणात्मक, सो समझिए। यदि प्रतिबिंब दर्पण के सामने बना तो भी का मान ऋणात्मक होगा, क्योंकि यह बाएं तरफ हो गया इसीलिए ऋणात्मक हो गया। और अगर पीछे बना तो इसका मतलब दाएं तरफ हो गया तो यह क्या होगा, धनात्मक होगा उस स्थिति में। अब देखेंगे हम आगे कि हम समतल दर्पण हो, अवतल दर्पण हो और उत्तल दर्पण हो, इसको हम टच करके कैसे पहचान सकते हैं और बिना टच करके हम कैसे पहचान सकते हैं, अर्थात स्पर्श करके और बिना स्पर्श करके कैसे हम पहचान सकते हैं। तो देखिए समतल दर्पण, अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण की पहचान करेंगे तो सबसे पहले हम देखिए इसको क्या करें, मतलब बिना स्पर्श किए हम इसको स्पर्श नहीं करेंगे, बिना स्पर्श किए हम इसको पहचानेंगे। तो कैसे पहचानेंगे, देखिए प्रतिबिंब हमेशा सीधा तथा आकार में वस्तु के बराबर हो तो समतल दर्पण। कैसे, देखिए हम समतल दर्पण को ले लेंगे और एक वस्तु को ले लेंगे और समतल दर्पण के सामने इस वस्तु को ऐसे हम ले जाएंगे। अगर हम देखेंगे कि जितना बड़ा वस्तु है उस दर्पण में प्रतिबिंब उतना ही बड़ा दिख रहा है तो हम समझ जाएंगे कि यह समतल दर्पण है। देखिए लिखा गया है प्रतिबिंब हमेशा सीधा तथा आकार में वस्तु के बराबर हो, अर्थात ये सीधा बनेगा और वस्तु के आकार में बराबर बनेगा तो हम समझ जाएंगे कि यह समतल दर्पण है। दूसरा बार हम क्या करेंगे, जब दर्पण के सामने हम किसी वस्तु को ले जाएंगे और उस स्थिति में अगर प्रतिबिंब सीधा रहेगा लेकिन वस्तु से बड़ा हो, सीधा ही बनेगा लेकिन वस्तु से अगर बड़ा हो तो समझ जाइए वह अवतल दर्पण है। तो यह हम समझ जाएंगे कि अवतल दर्पण है। उसके बाद देखिए प्रतिबिंब सीधा और छोटा बनता हो, सीधा बनता हो लेकिन छोटा बनता हो तो हम वह समझ जाएंगे कि इस स्थिति में उत्तल दर्पण होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सब दर्पण को ले लेंगे, उसके सामने वस्तु को ले जाएंगे तो इस स्थिति को हम जान लेंगे। आप देखिए स्पर्श करके हम छू कर कैसे पता कर सकते हैं। तो देखिए सबसे परावर्तक सतह, जैसे हम स्पर्श करेंगे तो परावर्तक सतह जैसे समतल है, अगर पूर्ण रूप से प्लेन है समतल तो हम समझ जाएंगे कि यह दर्पण जो है ना वह समतल दर्पण है। पूर्ण रूप से समतल हो परावर्तक सतह तब। अगर परावर्तक सतह धसी हो, मतलब जब हम बताए थे आपको कि जैसे अवतल दर्पण होता है तो उसका परावर्तक सतह इस तरफ से रजित किया जाता है तो इसका परावर्तक सतह धसा होता है, और उत्तल दर्पण जो हुआ तो उसका परावर्तक सतह इस तरफ से रजित करेंगे तो उसका परावर्तक सतह उठा होता है। तो देखिए याद करने के लिए हम बोले थे ऐसे याद करना है, उत्तल दर्पण तो ऊ से उठा हुआ, तो समझ जाइए उत्तल पूछ रहा है तो उसका परावर्तक सतह उठा हुआ है तो यह तो धसा ही हुआ है ना। तो अब देखिए परावर्तक सतह जब धसी हो तो अवतल होगा, और परावर्तक सतह यह देखिए धसा हुआ है। परावर्तक सतह किसे बोला जाता है, जिससे प्रकाश का परावर्तन होता हो। देखिए जिस तरफ रंगा रहेगा यानी रजित किया होगा या पेंट किया होगा उस तरफ आप टॉर्च मारिएगा तो थोड़ी ना ऐसे होगा कि रिफ्लेक्शन करेगा, नहीं ना होगा, परावर्तन नहीं होगा। तो इसीलिए यह परावर्तक सतह हुआ, तो यह धसा हो तो हम समझ जाएंगे यह अवतल दर्पण है। यदि परावर्तक सतह उठा हो, देखिए जो इस तरफ पेंट किया हुआ है लेकिन इस तरफ, तो यह उठा हो तो हम समझ जाएंगे यह उत्तल दर्पण होगा। और यह हम जान लिए। अब देखिए समतल दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हम आपको बताने जा रहा हूं। देखिए तो समतल दर्पण में होता क्या है, समतल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, इसे पर्दे पर हम नहीं उतार सकते हैं। समतल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, इसे पर्दे पर हम नहीं उतार सकते हैं। जैसे देखिए एक दर्पण ले आए और उसको अब ऐसे
समतल दर्पण लेकर देख लीजिएगा, उस चेहरे को आप क्या कीजिएगा, कभी भी पर्दे पर आप नहीं उतार सकते हैं इसको। तो समतल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, इसे पर्दे पर हम नहीं उतार सकते हैं। अब हुआ ये दूसरा क्या है पॉइंट, देखिए समतल दर्पण में वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी दोनों समान होती है। देखिए कैसे, अगर यहाँ जैसे समतल दर्पण है, ये प्लेन मिरर है। अब इसको देखिए, प्लेन मिरर में क्या है, अगर जैसे इस तरफ हम प्रजित किए, अगर यहाँ पर वस्तु यहाँ से अगर 5 सेंटीमीटर दूरी पर है तो इस दर्पण के अंदर 5 सेंटीमीटर दूरी पर ही इसका प्रतिबिंब दिखेगा। ये हुआ मतलब समतल दर्पण में वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी दोनों समान होती है, मतलब जितना वस्तु की दूरी रहेगा प्रतिबिंब की दूरी भी उतना ही रहेगा। उसके बाद देखिए, समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब का आकार वस्तु के समान आकार का, अर्थात जितना बड़ा हम यहाँ पर वस्तु रखेंगे उतना ही बड़ा इस तरफ प्रतिबिंब हमें बनेगा, समतल दर्पण में ऐसे बनेगा। तो देखिए और क्या है कि समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब का आकार वस्तु के समान आकार का हो गया। समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वह अनंत होती है, इसकी फोकस दूरी अनंत होती है। याद करना है, यह इंपॉर्टेंट है एग्जाम के व्यू से, तो इसे याद करिएगा। इस सब को ऑब्जेक्टिव के तौर पर भी पूछे जाते हैं, इससे आगे आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी यह काम आएगा, तो इसको याद करिएगा। तो देखिए अब क्या है, यदि कोई व्यक्ति समतल दर्पण में अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखना चाहते हैं तो दर्पण की ऊंचाई व्यक्ति की ऊंचाई क्या दी। देखिए जैसे समतल दर्पण है ना, उसमें आप पूर्ण प्रतिबिंब देखना चाहते हैं तो वस्तु जैसे आप जितना बड़ा है इससे आधे अगर समतल दर्पण ले लीजिएगा तो आपका पूर्ण प्रतिबिंब दिखाइएगा। तो अगर देखना चाहते हैं तो खरीद लीजिए, ऐसे नहीं कि जाते हैं मार्केट में कहीं देखें कि हम दुकान पर लगा हुआ है दर्पण तो इसमें जैसे लफुआ की तरह ऐसे ऐसे करके देखते रहते हैं कि पूरे हमें दिखा जाए, तो ऐसे नहीं। इसके लिए क्या कीजिएगा, एक होगा उसमें देख लीजिएगा। तो देखिए समतल दर्पण इस प्रकार से हुआ। अब देखिए क्या हुआ कि समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है, इसकी वक्रता त्रिज्या भी अनंत होती है। और देखिए इतना ही नहीं, अगर आपको समतल दर्पण में समतल दर्पण को अगर थीटा कोण से घुमाया जाता है तो प्रतिबिंब टू थीटा कोण से घूमता हुआ प्रतीत होगा। जैसे देखिए समतल दर्पण है रखे हुए, अगर ऐसे प्रतिबिंब अगर समतल दर्पण को जैसे आप थीटा कोण पर घुमाइएगा तो प्रतिबिंब 2 थीटा कोण पर घूमता हुआ प्रतीत होगा, यानी इससे दुगुना 2 थीटा कोण पर। उसके बाद देखिए अगर आप समतल दर्पण को आप समतल दर्पण को भी वेग से आगे पीछे करते हैं तो प्रतिबिंब 2 भी वेग से आगे पीछे होगा। यानी अगर देखिए जैसे समतल दर्पण है, इसमें प्रतिबिंब को आगे पीछे अगर भी वेग से आप कर रहे हैं तो प्रतिबिंब क्या होगा, 2 भी वेग से आगे पीछे होगा, मतलब दुगुना वेग से होगा। यही आज का क्लास था, कल से आपको इकोनॉमिक्स का क्लास आएगा। तो हम सिस्टम बाय सिस्टम सब सब्जेक्ट को ला रहे हैं। आप जितना भी मैं पढ़ाया उसको आप सही पूर्वक अध्ययन कीजिए, आपको यही रिजल्ट बेटर लाने में आपको यह क्लास
बहुत बड़ा भूमिका निभाएगा। चलिए आज का क्लास इतना ही था।